Hello guys, welcome to my YouTube channel Indian Judiciary. This is Vedika ma'am and as we know ADPO की वैकेंसीज आ चुकी हैं जिसके सिलेबस में 28 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। 2 मेजर एक्ट्स हैं IPC एंड CRPC, बाकी माइनर हैं और हम एक एक करके सारे एक्ट्स कंप्लीट करते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्ट 3 ऑफ 1984 का तीसरा एक्ट है और ये जो 16 मार्च है आपकी, ये है इनैक्टमेंट डेट, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 16 मार्च को ही इस एक्ट को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली थी। ठीक है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ। ठीक है, ये एक्ट क्यों बनाया पार्लियामेंट ने? पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज से बचाने के लिए, ये एक्ट बनाया है। कौन सा एक्ट? प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। 16 मार्च 1984 इसकी इनैक्टमेंट डेट है। ठीक है, be it enacted by the parliament in the 35th year of the Republic of India। ये जो इनैक्ट हुआ था एक्ट, ये रिपब्लिक इंडिया के 35वें साल में हुआ था इनैक्ट। ठीक है, अब जानने वाली बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पर इस एक्ट में टोटल सेक्शन है 7। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सबसे पहला जो है सेक्शन वो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है, तो जो पहला है इसका सबसेक्शन 1 बात कर रहा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट का क्या नाम दिया गया है? प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। सेकेंड इज इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ओके, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो आया है एक्ट 2019 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब से ये हट गया है। कब से? 31 अक्टूबर 2019 से ये वाला पार्ट इसका हट गया है। अब बचा है सिर्फ इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तीसरा है इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 28th डे ऑफ जनवरी। 28 डे ऑफ जनवरी को, 28 जनवरी को ये इन्फोर्स हुआ। इनैक्ट कब हुआ? 16 मार्च को। इन्फोर्स कब हुआ? 28 जनवरी को। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट हमें हर एक्ट की याद होनी चाहिए। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। ठीक है, इसमें 2 ही डेफिनेशन दी हुई हैं। पहली है मिसचिफ, ठीक है, और दूसरी है पब्लिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम मिसचिफ देख लेते हैं। मिसचिफ है शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 425 ऑफ IPC। ठीक है, जो सेक्शन 425 में IPC में डेफिनेशन है मिसचिफ की, वही इस एक्ट में होगी। IPC में क्या कहता है? 425 डील करता है मिसचिफ से, जो कहता है कि whoever with intent to cause, जो कोई भी ऐसे इंटेंशन से या जानबूझकर कोशिश करेगा किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पब्लिक को रॉन्गफुल लॉस या फिर डैमेज की करने की कोशिश करेगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी में डैमेज करने की कोशिश करेगा, या फिर उस प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस लाने की कोशिश करेगा, किसी भी सिचुएशन में उसे नष्ट करने की कोशिश करेगा जो कि उसकी प्रॉपर्टी पे अफेक्ट डालती है, उसकी वैल्यू कम करती है, उसकी यूटिलिटी कम करती है, ऐसा इंसान मिसचिफ कर रहा है कहा जाएगा, या रिश्ती कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की, पब्लिक प्रॉपर्टी। इसमें है मीन्स एनी प्रॉपर्टी वेदर इमूवेबल और मूवेबल। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल हो या फिर मूवेबल हो, इंक्लूड कर रही है यहाँ पे मशीन को। ठीक है, विच इज़
ओन्ड बाय और इन द पोजेशन ऑफ और अंडर कंट्रोल ऑफ। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल है, इमूवेबल है और ओन की जा रही है किसी के द्वारा, पोजेशन में है किसी के या फिर किसी के कंट्रोल में है, वो कहलाएगी पब्लिक प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे 6 अथॉरिटीज़ के नेम हमें दिए हुए हैं। पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी, एनी कॉरपोरेशन, एनी कंपनी, एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक, ये जो 6 अथॉरिटीज़ हैं, इनके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी आ रही है जो कि मूवेबल है या इमूवेबल है, पब्लिक प्रॉपर्टी है कहा जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे सेक्शन 3 पे, जो कि बात करता है मिसचिफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है whoever commits mischief by doing any act in respect of any public property other than public property of the nature referred to in subsection 2 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years and with fine। ठीक, ये जो है हमें इसकी पनिशमेंट दी गई है। ये कहना चाहता है कि जो कोई भी मिसचिफ कमिट करेगा किसी भी अपने ऐसे एक्ट से इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी अदर देन पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर रेफर टू इन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 देख लेते हैं। सबसेक्शन 2 में ये जो 5 क्लॉजेस दिए हैं, 5 ऐसी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जिनको छोड़ के कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हमें पनिशमेंट मिलेगी, ऐसी इम्प्रिजनमेंट जो कि 5 साल तक का हो सकता है विद फाइन के साथ। ठीक है, और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो कोई भी द प्रिवेंट ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 एनी बिल्डिंग, इंस्टॉलेशन और अदर प्रॉपर्टी यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, पावर और एनर्जी, एनी ऑयल इंस्टॉलेशन, एनी सीवेज वर्क, एनी माइन और फैक्ट्री, any means of public transportation or of telecommunication or any building, installation or other property used in connection therewith shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years and with fine। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कैसा होगा, रीग्रेस या सिंपल, के डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात ये कर रहा है कि मिसचिफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी में ये डील करता है सेक्शन 3 कि जो कोई भी ऐसी मिसचिफ करेगा जिससे कि किसी की भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टीज़ इन 5 क्लॉजेस को छोड़ के हैं तो उनकी पनिशमेंट होगी 5 years तक हो सकती है फाइन के साथ। और जो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको लेके अगर कोई करेगा डैमेज तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो रिग्रेस होगी और जो कि 6 महीने से कम की नहीं होगी, लेकिन वो 5 साल तक की हो सकती है। यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि 6 महीने से कम की नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे ये प्रोविजन इन्होंने लगा दिया है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन इट्स जजमेंट अवॉर्ड अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ लेस देन 6 months। अगर कोर्ट किसी ऐसे मिसचिफ की पनिशमेंट 6 महीने से कम की देता है, लेस देन 6 months, अगर 6 महीने से कम की कोई पनिशमेंट देंगे जज तो उन्हें उसके रीज़न रिकॉर्ड करने होंगे उनके जजमेंट में। ठीक है, कमेंट्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इसी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 को। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 4 में, मिसचिफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ठीक है, अभी जो हम सेक्शन 3 में बात कर रहे थे वो थी मिसचिफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब एक जनरल फॉर्म में पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना। और ये सेक्शन 4 है जो बात कर रहा है कि बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। ठीक है, आग के द्वारा या फिर किसी विस्फोटक पदार्थ के द्वारा किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना। ठीक है, तो सेक्शन 4 बात करता है
कि whoever commits an offense under subsection 1 or subsection 2 of section 3 by fire or explosive substance, ठीक है, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 10 years and with fine. ठीक, जो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 और 2 बात कर रहे हैं, अगर वैसा ही ऑफेंस कोई कमिट करेगा बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के द्वारा तो उसे रिग्रेस पनिशमेंट होगी, ठीक है, जिसकी जो पनिशमेंट है वो 1 साल से कम की नहीं होगी, जो कि 10 साल तक की हो सकेगी विथ फाइन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट अगर जो कोर्ट है, इफ द कोर्ट में अवॉर्ड अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ लेस देन 1 ईयर, अगर 1 साल, वैसे तो यहाँ पे 1 साल की पनिशमेंट कंफर्म है, लेकिन अगर वो 1 साल से कम की पनिशमेंट दे रहे हैं जज, तो वो यहाँ पर अपना रीज़न रिकॉर्ड करेंगे उनके जजमेंट में कि उन्होंने किस रीज़न के बिहाफ पे जो ऑफेंडर है उसको 1 साल से कम की सज़ा सुनाई है, ठीक। यहाँ पे भी गवर्नमेंट में वही चीज़ दी हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेक्शन 5 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इट्स बेल, ओके। हाँ, अब बेल के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं यहाँ पे सेक्शन 5 में, ठीक है। ये बात कर रहे हैं कि नो पर्सन एक्यूज्ड और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4, कोई भी पर्सन है जो कि कन्विक्टेड है, एक्यूज्ड है, ठीक है, यानी कि दोषी ठहराया हुआ है ऐसे ऑफेंसेस का जो कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डिफाइन है, तो अगर ऐसा पर्सन कस्टडी में है, इफ इन कस्टडी, ठीक है, बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन हिज ओन बॉन्ड, ठीक है, उसे बेल तब तक नहीं मिलेगी, बेल पे वो तब तक रिलीज नहीं होगा अनलेस, जब तक कि prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release, ठीक है, तब तक उसे नहीं मिलेगी जब तक कि जो अपोजिशन पार्टी होती है प्रोसिक्यूशन, देखिए 2 पार्टीज होती हैं, ठीक है, एक पार्टी होती है प्लेंटिफ की और एक होती है डिफेंडेंट की, ठीक है। प्लेंटिफ जो होता है वो मुकदमा लगाता है डिफेंडेंट के ऊपर, ठीक। तो अब यहाँ पे यही बात है, अगर प्लेंटिफ ने मुकदमा किया है डिफेंडेंट के ऊपर तो ऑब्वियसली डिफेंडेंट जो है वो होगा कस्टडी में, और अगर इनको बेल चाहिए है तो जब तक कि प्रोसिक्यूशन पार्टी है, जो प्लेंटिफ की साइड के जो लोग हैं, उनको जब तक कि ऐसे चांस नहीं मिलता उस डिफेंडेंट की लगाई हुई बेल एप्लीकेशन पे जब तक कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उसके अगेंस्ट कुछ बोलने की, उसके ऑपोजिशन में खड़ा होने की, तब तक ऐसी पार्टी को यानी कि डिफेंडेंट को बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आ जाएंगे सेक्शन 6 पे, जो कि सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज की बात करता है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force, and nothing contained in this act shall exempt any person from any proceeding, whether by way of investigation or otherwise, which might apart from it be instituted or taken against him, ठीक है। तो सेक्शन 6 कहता है ये जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो बनाया गया है एक्ट, जो उस समय एक्ट था उससे अलग होगा, ठीक है, और पुराने वाले एक्ट पर ये वाला एक्ट ओवरले नहीं करेगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 पे, जो कि लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का, रिपील एंड सेविंग। द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस इज हियर बाय रिपील्ड, ठीक है। ये जो पहले एक्ट था ना वो रिपील हो चुका है, और जो सेकंड ये कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द सेड ऑर्डिनेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ऐसे रिपील के बाद भी जो उस समय ऑर्डिनेंस था ना,
जो उस समय ऑर्डिनेंस था, अगर उसके अंडर कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, कोई कार्यवाही चल रही थी, तो यही समझा जाएगा कि वो इसी एक्ट के अंदर की गई है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे सेक्शंस 1 to 7। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Do like, share, subscribe and comment.